बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706 वेरिएंट 32। इसका मई जून 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको क्रशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा फोल्डर, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा 2021 से लेके 2018 और 2017 के भी आई थिंक 2 या 3 सवाल मैंने कराए हैं, सारे वेरिएंट्स के, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए इट्स वेरी गुड रिसोर्स, अंडर वन रूफ आपको मिल रहा है, और ये इट्स ऑल फ्री जस्ट टू फैसिलिटेट यू कि यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। और अकाउंटिंग में देखें दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट्स हैं, एक आपकी प्रैक्टिस है। कंसेप्ट्स बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग स्पेशली अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट के अंदर, तो यू विल बी इन हॉट वाटर। एग्ज़ाम्स के अंदर नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो पेपर ही आपसे कंट्रोल नहीं होगा, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट्स करता है, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट आपको आइटम्स दिए हुए होते हैं, उनका रिलेशनशिप निकालना, कि उनकी मदद से बिज़नेस को समझना कि बिज़नेस किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इन्वेस्टर्स अपने डिसीजन किस तरीके से करेंगे। और इट्स ऑल अबाउट आई मीन टू से इंटरप्रेटिंग द फिगर्स विच आर अपियरिंग in financial statements. So let's start. The director of KPLC provides the following information. At 31st December 2021 प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपको दिए हुए हैं, रिटेन अर्निंग आपको दी हुई है, और 1 जैन की दी हुई है। इस वक्त हम 31 दिसंबर में, इसका मकसद है अनएडजस्टेड है ये। इस साल की जो भी एडजस्टमेंट है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, ये जहन में रखिएगा, अनएडजस्टेड है। जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है, एंड 8% डेबेंचर 2025 के अंदर आप पे करेंगे, इसे पे बैक होना है। 8% ये डेबेंचर्स है, तो 8% अगर आप निकालें इसका तो कितना बनता है, इंटरेस्ट निकालने इस साल का निकाला ही नहीं होगा आपने, 150,000 का 8% निकाला तो 12,000 बनता है। इसका मतलब है 12,000 इंटरेस्ट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ये है, इसमें अगर मैं 12,000 प्लस कर लूँ तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब भी आप ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैलकुलेट करने जाएंगे, तो उसके अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है नॉर्मली हम लेते हैं उस फिगर को। तो 114 में 12,000 को ऐड करते हैं तो 126,000 जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये फिगर हमारी आगे काम आएगी इंटरप्रिटेशन में, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे आ जाएं, कहते हैं द मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2021 वाज $2.40। ये मार्केट के अंदर जो $1 का शेयर है वो $2.4 के अंदर बिक रहा है, मतलब $1.40 आपका प्रीमियम है। प्रीमियम कंपनी इज़ परफॉर्मिंग गुड, प्रीमियम पे इसके शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। एक्सप्लेन 2 ways in which accounting ratios may be used by the potential investors to assess the performance of a business, के बिजनेस की परफॉर्मेंस को अगर वो चेक करना चाहें तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए क्या किस तरीके से करें, मे बी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको यूज़ करने के 2-3 तो बड़े सिंपल तरीके हैं। एक तो ये है कि जिस बिज़नेस के अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कीप योर सेल्फ और एज्यूम योर सेल्फ द इन्वेस्टर, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, तो हाउ वुड यू बी आई मीन टू से असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। डेफिनेटली इन द सेम सेक्टर, इन द सेम बिजनेस जो अदर बिजनेसेस काम कर रहे हैं उससे हम उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मेरे पास हैं तो मैं उनकी परफॉर्मेंसेस को इन्हीं रेशोज़ की मदद से कंपेयर करूंगा विद द सेम बिजनेसेस इन द सेम सेक्टर। ये मैं कर सकता हूँ, यहाँ रेशोज़ मुझे हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस है उसके मुकाबले में जो लास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस है, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर्स, उसके मुकाबले में ये कंपनी ईयर बाय ईयर इसकी क्या प्रोग्रेस है वो भी यहाँ से पता चल सकती है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट किस्म का टूल है, और इन 2 चीज़ों की बेसिस के ऊपर फिर मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है या मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद अनदर कंपनी इन द सेम ट्रेड इन द सेम ईयर, कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद प्रीवियस ईयर्स ऑफ द सेम बिजनेस, के उस सेम बिजनेस की परफॉर्मेंस पिछले सालों के अंदर का क्या रही, टू मेक अ डिसीजन ऑन वेदर टू बाय द शेयर्स और नॉट, कि खरीदना है या नहीं खरीदना है।
आगे कहता है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द फॉलोइंग। प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट करनी है, डिविडेंड यील्ड करना है, इनकम गियरिंग है, गियरिंग रेशो है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशोज आपको कैलकुलेट करनी है। प्राइस अर्निंग रेशो क्या बताती है? देखिए मैंने जब रेशोज का जब भी मैंने सवाल कराया तो मैंने हमेशा बताया कि सिलेबस आप निकाल लें, ए लेवल का सिलेबस जो दिया हुआ है कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर, और उसमें रेशोज़ आपको दी हुई हैं, देखते रहें उनको, जब भी फ्री टाइम हो तो उसे देखें ताकि आपको ये याद हो जाए। ये याद नहीं होंगी तो फार्मूला नॉर्मली गिवन नहीं होता, देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। तो आप इसको करें। देखें अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो यहाँ दिया हुआ है इसने। प्राइस अर्निंग रेशो जो है उसमें क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स जो भी इशूड के अंदर हैं उनसे डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकालते हैं कि हर शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, और मार्केट प्राइस जो 2.40 हमें दी हुई है आई थिंक, उसको डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, तो प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगी। ये हमें बताती क्या है और ये कितनी हेल्पफुल होती है ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो चले हम आ जाते हैं प्राइस अर्निंग रेशो के ऊपर। तो अर्निंग पर शेयर निकालने, अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या है कि नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कितना है नेट प्रॉफिट? 114,000 देखें ये दिया हुआ है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इस कंपनी के? 600,000। $1 का एक शेयर है तो डेफिनेटली 600,000 शेयर्स हैं। तो 114,000 को डिवाइड कर दिया 600,000 से तो वी गेट 0.19। अर्निंग पर शेयर 0.19 आ गई। मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी दी हुई थी? 2.4 दी हुई थी। 2.4 को हमने डिवाइड कर दिया 0.19 से तो वी गेट 12.63। ये प्राइस अर्निंग रेशो है। व्हाट इट टेल्स, ये हमें बताती क्या है? प्राइस अर्निंग रेशो हमें ये बताती है कि हम जो पे कर रहे हैं वो एक्चुअली अर्निंग पर शेयर का कितने टाइम्स है, और जितना ये लोअर साइड के ऊपर होगी रेशो, याद रखिएगा, इतना बेहतर है। अगर ये हायर साइड के ऊपर है तो इसका मकसद है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर को तो प्राइस अर्निंग रेशो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशो। अगर आप देखें कि जिस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस अर्निंग रेशो कम लोअर साइड के ऊपर है तो ये अच्छा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसका मकसद है वो कंपनी ज़्यादा अर्निंग कर रही है और आप उसको कम पे कर रहे हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशो क्या बताती है कि आप जो पे कर रहे हैं वो कितने टाइम्स है अर्निंग पर शेयर का। रिपीटेड विद मी कि जो कुछ आप प्राइस अर्निंग रेशो क्या बताती है कि जो कितने टाइम्स आप पे कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर का, और ये जितनी लोअर साइड के ऊपर होगी इतना बेहतर है, क्योंकि हम ज़्यादा पे करें, अगर ज़्यादा टाइम्स पे करेंगे तो लॉस है हमें। तो अगर दो बिजनेसेस हैं जिसमें से प्राइस अर्निंग रेशो किसी की कम है तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा, और जिसकी ज़्यादा होगी फिर उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो प्राइस अर्निंग रेशो लोअर साइड पर जितनी होगी इतना बेहतर है, हायर साइड के ऊपर होगी तो अच्छा नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। 2.4 है, अगर 2.4 को इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2.4 होती मिसाल के तौर पे, तो कितना आ जाता हमारे पास? प्राइस अर्निंग रेशो 1 आ जाता। 1 का मकसद है कि ये 2.4 अर्निंग पर शेयर है तो ज़्यादा कमा रही है ना कंपनी, इसीलिए देखें ये लोअर साइड पे 12.63 आया है। अगर इसकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होती तो देखें लोअर साइड के ऊपर आ गया। तो लोअर साइड पर होना अर्निंग पर शेयर का बेहतर है। तो ये आप जहन में रखिएगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लाइफ इज़ ईजी। अगला देखें, अगला वो क्या मांगता है आपसे? नेक्स्ट में कहता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मकसद है कि आप एक्चुअली कितने परसेंट जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो आपकी मार्केट आपने जो पे किया था उसका कितने परसेंट है। और डिविडेंड यील्ड का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला है मेरे भाई, डिविडेंड पेड एंड प्रोपोज्ड डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर। तो डिविडेंड पेड को एंड प्रोपोज को मार्केट प्राइस पर शेयर से करेंगे तो डिविडेंड पेड कितना है? डिविडेंड पेड देखें 90,000 है, सवाल के अंदर उसने हमें बताया है। प्रोपोज तो दिया हुआ नहीं है, 90,000 का डिविडेंड है। ये 90,000 का डिविडेंड आ गया आपका। इसको आपने डिविडेंड पर शेयर निकाल दिया, डिविडेंड पेड जो किया है, डिविडेंड पर शेयर को 600,000 नंबर शेयर्स थे 0.15 आ गया, और डिविडेंड पेड जो किया है आपने, डिविडेंड पर शेयर जो पे किया उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड किया आपने तो यू गेट 6.25%। ये जितना ज़्यादा होगा इतना अच्छा है, क्योंकि 6.25% कमा रहे हैं। इफ़ यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू कंपनीज एंड वन कंपनीज डिविडेंड yield ratio is on the higher side, so definitely you will be investing on that company because the dividend yield is on the higher side. The more the higher it is, the better. As compared to earning per share, the lower it is, the better it is. तो ये जहन में रखिएगा कि डिविडेंड कवर जितना ज़्यादा होगा इतना अच्छा है।
और तो ये आपने देख लिया कि डिविडेंड यील्ड आप कमा रहे हैं इस कंपनी से 6.25%। अगर 10% कमाते तो डेफिनेटली अपने जो आपने पे किया है उस पर जितना ज़्यादा कमाएंगे इतना अच्छा है। तो ये आपके पास सेकंड रेशो आ गई। थर्ड के अंदर देखते हैं, थर्ड क्या कहता है इनकम गियरिंग। इनकम गियरिंग का मकसद है कि जो इनकम आपके पास अवेलेबल थी वो कितने टाइम्स है अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो मैंने ऐसे आपको ऊपर प्लस करवाया था 12,000। इस रेशो के अंदर नॉर्मली इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बिफोर इंटरेस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है इनकम गियरिंग का, वो भी हम देखते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखते रहें। इनकम गियरिंग का फार्मूला इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले तो इनकम इंटरेस्ट आपने निकाल लिया था ऊपर हमने 150,000 का 8% में निकाल के आ रहा था। 12,000 को ऊपर रख दें और 126,000 इनकम बिफोर इंटरेस्ट जो हमने प्लस करके 126,000 निकाला था। तो 12,000 को 126,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई के यू गेट 9.52%। 9.52% जो इनकम आपके पास है बिफोर इंटरेस्ट वो 9.52, इंटरेस्ट उसका सिर्फ 9.52% है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं और जो इस कंपनी को लोन दे रहे हैं उन्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गियरिंग लोअर साइड के ऊपर है, यानी अच्छी इनकम कमा रही है ये कंपनी, इंटरेस्ट आराम से पे कर सकती है। ये एक्चुअली इसको इंडिकेट करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला आते हैं, अगला हमसे कहता है कि गियरिंग रेशो निकालें। गियरिंग रेशो का फार्मूला हम देखते हैं क्या है। गियरिंग रेशो का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल माने इंटरेस्ट हो गया, डिवेंचर हो गए या डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, और इशू ऑर्डिनरी शेयर प्लस ऑल रिजर्व प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमारे पास जो सवाल है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट कैपिटल तो एक ही है हमारे पास, वो है हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल हमारा डिवेंचर है 150,000 का, और बाकी हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको हम कर लेते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 600,000 का, रिटेन अर्निंग अनएडजस्टेड है। इस अनएडजस्टेड के अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर से 114,000 जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो प्लस कर देंगे। डिविडेंड 90,000 का जो है वो रिटेन अर्निंग से माइनस होता है, उसको माइनस कर देंगे। जनरल रिजर्व 75,000 के, रिवैल्यूएशन रिजर्व बिल्कुल इसके अंदर आएंगे। तो देखते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल देखें 600,000 का, और रिटेन अर्निंग जैसे मैंने समझाया कि 38,000 में नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया और डिविडेंड माइनस कर दिया। जनरल रिजर्व 75,000 के, रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन सबको प्लस किया हमने, और इन सबको प्लस करने के बाद इसके अंदर एक और प्लस कर दें जो डिविडेंड है, ताकि टोटल इक्विटी आपके पास नीचे रखने के लिए आ जाए। 150,000 देखें यहाँ लिखा हुआ भी है। गियरिंग रेशो का फार्मूला है कि ये फिक्स कॉस्ट कैपिटल 150,000, डिवेंचर ऊपर आ गया, डिवाइड करें इसको 100 डिवेंचर के अंदर तमाम इक्विटी की फिगर को, इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 817,000 प्लस 150,000 967,000। तो 150 को 967,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 13.03% आ गया। इसका मतलब है लोअर साइड है कि जो पैसा बाहर लोगों का लगा हुआ है टोटल कैपिटल का वो 13.03% है। कंपनी स्टिल इज इन अ पोजीशन टू बोरो समथिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, जो हमें बता रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर मैंने कहा था कि प्रॉफिट इंटरेस्ट भी, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऊपर रखते हैं, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 967,000 हम निकाल कर आ रहे हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, 13.03, बल्कि सॉरी ये 13.03 नहीं है, गियरिंग रेशो जो आई है वो 15.51% आई है, क्योंकि हमने 150,000 को डिवाइड किया 967,000 से, मल्टीप्लाइड बाई 100, 15.51% गियरिंग है, यानी जो बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ 15.51% है, और ये स्टिल लोअर साइड के ऊपर है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हम अर्न कर रहे हैं, तो इनकम बिफोर इंटरेस्ट 126,000 को डिवाइड कर दिया टोटल इक्विटी से, और टोटल जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल 967,000 था, उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाई 100, 13.03% रिटर्न है हमारा जो हम रिटर्न कमा रहे हैं। तो ये आपने देखा कि रेशो, और वो एक सिलेबस से मैंने कहा था कि ज़रूर देख लें उसे जाके, तो तमाम रेशो आपको अगर याद हैं और कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि कौन सी रेशो क्या बताती है तो बेहतरीन है आपके लिए।
आगे कहता है द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग डिक्लेयरिंग ए प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ $0.05 पर ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यू टू द लो लेवल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एट 31 December 2021. दे आस्क्ड द अकाउंटेंट वेदर द डिविडेंड कैन आल्सो बी पेड आउट ऑफ अदर रिजर्व्स, क्या अदर रिजर्व से पे कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते. डिस्कस हाउ द अकाउंटेंट शुड अप्लाई टू द डायरेक्टर्स. देखिए जनरल रिजर्व जो है उससे तो हम पे कर सकते हैं डिविडेंड को, जैसे हमने लास्ट में मैंने क्वेश्चन कराया था व्हेन द कंपनी कीप्स द रिजर्व द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, तो डिविडेंड नॉर्मली बोनस डिविडेंड हम शेयर प्रीमियम से पे कर रहे होते हैं, तो हम पे कर सकते हैं. लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनरियलाइज होता है. प्रॉफिट अभी एसेट्स बिका ही नहीं है तो ये रियलाइज ही नहीं हुआ है. इसी तरीके से प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर ये रियलाइज नहीं हुआ है तो यहाँ भी कैश आपके पास नहीं होगा. तो जब रियलाइज हो जाती हैं चीज़ें उनकी मदद से कर सकते हैं, तो जनरल रिजर्व से कर सकते हैं. द डिविडेंड कैन बी पेड फ्रॉम द जनरल रिजर्व, द डिविडेंड may not be paid from the revaluation reserve as these profits are not realized. Profits are treated as realized only when realized in the form of cash or other assets. Profits को जब होता है जब वो realize हो जाए किसी assets की फॉर्म में, तो ये इसका जवाब है. रिजर्व का जवाब सिंपल है कि जनरल रिजर्व से जैसे दे सकते हैं और रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं दे सकते क्योंकि वो अनरियलाइज है. अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया उस प्रॉफिट को क्योंकि एसेट्स अभी बिका नहीं है, सिर्फ आपने बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करा है. तो ये वाला क्वेश्चन पार्ट भी हो गया. आगे आए कहता है द डायरेक्टर्स आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग 100,000 इन अ न्यू प्रोजेक्ट इन 2022. द प्रोजेक्ट विल जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 24,000 बिफोर इंटरेस्ट इन 2022. दे हैव टू ऑप्शंस टू रेज 100,000. दो ऑप्शंस हैं, इशू ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स के नए ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दें और इशू ऑफ फर्दर 8% डिवेंचर, मजीद डिवेंचर इशू कर दें 8% का. एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज, कौन सा ऑप्शन वो चूज़ करें. तो देखिए इसका रिटर्न कितना आ रहा है अगर हम देखें तो 24,000 ये कमाएगा बिफोर इंटरेस्ट. दे विल जनरेट अ प्रॉफिट और 100,000 प्रॉफिट कॉस्ट है जो लग रही है इसमें, तो 24% स्ट्रेट हो गया अगर आप करें तो. अब देखिए 24% तो आपका दोनों से बेहतर है. आप अगर आपका जो इस वक्त आप कमा रहे हैं आपने देखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 13.03 आया था और जो इनकम बल्कि जो गियरिंग रेशो थी आपकी 15.51% है, लोअर साइड के ऊपर है और डिवेंचर का इंटरेस्ट 8% है. डिवेंचर का इंटरेस्ट 8% पे करना पड़ रहा है आपको और आप 24% करेंगे तो आप डिवेंचर, और क्योंकि गियरिंग लोअर साइड पर है तो आप डिवेंचर को भी इशू कर सकते हैं. लेकिन आपको उसके अंदर ये शेयर्स अगर आप इशू करेंगे तो वो आपकी डिस्क्रिशन है, डिविडेंड देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें. डिवेंचर इशू करेंगे तो सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जो आपके प्रॉफिट को कम करेगा. गियरिंग रेशो जो है आपकी बढ़ जाएगी, स्टिल लोअर साइड पर है लेकिन बढ़ जाएगी. और इसके अलावा ये है कि डिबेंचर हैज़ टू बी रीपेड, आपको रीपे भी करने पड़ेंगे अगर आप शेयर इशू करते हैं. डिबेंचर इंक्रीजेज द गियरिंग रेशो, डिबेंचर इंक्रीजेज द इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रिड्यूस प्रॉफिट. डिबेंचर हैज़ टू बी रीपेड. शेयर कैपिटल जो है वो फिक्स कैपिटल है. डिबेंचर में नीड सिक्योरिटी. शेयर्स डिविडेंड्स आर डिस्क्रिशनरी, देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें. द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में बी डाइल्यूटेड. जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर आप नए शेयर्स इशू करेंगे तो उनका इंटरेस्ट, उनका जो इक्विटी है वो डाइल्यूट होगी. द प्रोजेक्ट यील्ड a return of 24% which is higher than the 8% interest. The share holders will benefit. आप कर सकते हैं डिबेंचर्स को इशू, जो आखिरी पॉइंट है इसका. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो ख़त्म हो गया. होप आपकी समझ में आया होगा. मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू वेरी मच. हाफिज़.